नमस्कार, मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन साइंस और टेक्नोलॉजी का ये महत्वपूर्ण क्लासिफिकेशन का सेशन लेकर के बच्चों लर्नर्स आपके सामने। ये सेशन कई चरणों में, जैसा आपको पता है, वो चल रहा है। इसके कई सारे वीडियो पहले इसके हमने जारी कर दिए हैं। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना नहीं भूलना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके हमने क्लासिफिकेशन के हर स्टेप को पकड़ा है। आज बारी है हेमिकार्डेटा और कार्डेटा। हेमिकार्डेटा और कार्डेटा को बताने से पहले हम आपको बताना ये चाहते हैं कि इसके पहले के सेशन में हमने इकाइनोडर्मेटा की बात की थी। इकाइनोडर्मेटा में स्टारफिश का उदाहरण लिया था और वहां से अब कार्डेटा की ओर प्रवेश कर रहे हैं। कार्डेटा में एक विशेषता ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसे जीव इसमें शामिल होंगे जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। उसके पहले कि उस रीढ़ की हड्डी वाले सेशन में पहुंचे, आपको हेमिकार्डेटा के बारे में बताना जरूरी है। इस पर भी ऑब्जेक्टिव सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि हेमिकार्डेटा, हेमी का मतलब होता है आधा, हाफ, और कार्डेट का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी वाला। ऐसे जीव जिसमें आधी रीढ़ की हड्डी उपस्थित हो वो हेमिकार्डेट, अथवा ऐसे जीव जिसमें कार्डेटा के आधे लक्षण ही पाए जाए वो हेमिकार्डेटा में आएंगे। ऐसे ही एक जीव सिफेलोडिस्कस आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। इस जीव का विस्तार से आगे हम आपको और भी बताएंगे। इनके प्रमुख लक्षणों को पहले शुरुआत करते हैं और शुरुआत हेमिकार्डेटा से। आइए लिखते हैं हेमिकार्डेटा। हेमिकार्डेटा को पहला पॉइंट यही लिख लेते हैं। एक बार यह सवाल पूछा गया ऑब्जेक्टिव में कि ऐसे फाइलम का नाम बताइए जिसको अर्धकार्डेटा भी कहा जाता है। मैंने पहला पॉइंट यही तय किया कि यही लिखते हैं, इन्हें अर्धकार्डेटा भी कहा जाता है। पहला पॉइंट। आगे इसी में कंटिन्यू लिखते हैं कि इसमें अब आधे कार्डेटा वाले कौन से जीव हैं? इसमें छोटे जीव आते हैं। कीड़े जैसे छोटे जीव इस फाइलम के प्रमुख सदस्य, मतलब इसे अर्धकार्डेटा कहा जाएगा। यानी कार्डेटा के आधे लक्षण होंगे और इसमें छोटे जीव आते हैं। जितने कीड़े हैं वो सब इस फाइलम में छोटे जीव हैं, लेकिन उनमें कार्डेटा का लक्षण है, आधा ही सही लेकिन लक्षण है। ऐसे जीव हेमिकार्डेटा में आते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको उदाहरण यहीं पर लिख दें। दो प्रमुख उदाहरण इसके अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। लिखिएगा इनके प्रमुख उदाहरण बैलेनोग्लासस तथा, याद कर लीजिएगा दो नाम, सिफेलोडिस्कस। और तीसरा एक महत्वपूर्ण जंतु, क्या आप इनको कभी देखा है? बैलेनोग्लासस और सिफेलोडिस्कस को
नहीं देखा हो, क्योंकि ये शुद्ध जल में नहीं पाए जाते, या जो हम लोगों के पास जल होता है, नदी, तालाब, कुआं, इसमें नहीं होते। तो फिर होते कहाँ हैं? ये एक विशेषता तीसरे पॉइंट में हमने लिखा है कि तीसरे पॉइंट में हम लिखने जा रहे हैं कि ये पूरी तरह से समुद्री होते हैं। मतलब हर हाल में ये समुद्र में या समुद्री या खारे पानी में पाए जाएंगे। तो 3 महत्वपूर्ण बातें इस पन्ने में हमने इस स्लाइड पर बताया। तो इन्हें अर्धकार्डेटा भी कहा जाएगा। इसमें छोटे जीव आएंगे, कीड़े जैसे छोटे जीव इस फाइलम के प्रमुख सदस्य होंगे। इनके प्रमुख उदाहरण बैलेनोग्लासस तथा सिफेलोडिस्कस हैं। ये पूरी तरह से समुद्री होते हैं। चलिए दूसरे पन्ने पर चलते हैं और इसके पाचन तंत्र की बात करते हैं। चौथा पॉइंट, पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। पूर्ण विकसित होता है, पूर्ण आप याद करिए स्टारफिश में हमने पाइला में हमने ये कहा था कि दांतों का विकास हो गया, लीवर का विकास हो गया, सिलेवरी ग्लैंड का विकास हुआ। अब यहाँ पर जब हम हेमिकार्डेटा में पहुंचे तो हम ये एक लाइन में ही लिख दिया कि पाचन तंत्र जो है वो पूर्ण रूप से विकसित होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो एमपीएसआई ने पूछा था कि कार्डेटा का ये सदस्य है, हेमिकार्डेटा का सदस्य है, इसमें ब्लड वैस्कुलर सिस्टम या रक्त परिवहन तंत्र किस प्रकार का होता है? आपको याद हो तो बताइए। बैलेनोग्लासस या हेमिकार्डेटा या सिफेलोडिस्कस में ब्लड वैस्कुलर सिस्टम किस प्रकार का होता है? आपको हम बता दें जानकारी के लिए, आगे विस्तार से आपको आज ये भी समझा देंगे कि सर्कुलेशन या ब्लड सर्कुलेशन 2 तरह का होता है। एक को कहते हैं खुला परिवहन तंत्र और एक को कहते हैं बंद परिवहन। कैसे खुला और कैसे बंद, इसकी विस्तार से व्याख्या आगे की स्लाइड पर हम चित्र दिखा करके आपको समझाएंगे। इसमें आपको ये लिखना है कि बैलेनोग्लासस या हेमिकार्डेटा में परिवहन तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम खुला प्रकार का होता है। याद कर लीजिए, खुला प्रकार, ओपन टाइप होता है। अब क्लोज्ड ओपन क्या होता है, इसकी एक थोड़ी सी व्याख्या करें। जब ब्लड जो है शरीर में सुरक्षित नालियों के रूप में बहे, नाली से ही बहे, शरीर में पूरी जगह ना फैले, तो उसको कहते हैं क्लोज्ड, बंद। अच्छा आपको बताएं, नाली आपने देखी होगी, नाली 2 तरह की होती है। एक नाली ऐसी जिसमें एक फर्श हो गई, ये 2 दीवारें हो गई और ऊपर से खुला हुआ। तो जब ये वाला एक सिस्टम, एक नाली ऐसी होती है कि एक दीवार इधर भी, एक दीवार इधर भी, ये फर्श भी, और फर्श के ऊपर भी छत इसकी डाल देते हैं। तो ये वाला जो सिस्टम आपको दिख रहा है, ये वाला कहलाता है ओपन, यानी खुला हुआ, और ये चारों तरफ से बंद दिख रहा है तो ये कहलाता है क्लोज्ड। इसकी विस्तार से व्याख्या चित्र के साथ आगे हम आपको समझा देंगे। तो इसका परिवहन तंत्र विकसित नहीं है, उतना विकसित नहीं। हम लोगों का जो परिवहन तंत्र होता है वो क्लोज्ड होता है, बंद परिवहन तंत्र होता है। ऐसा नहीं कि पूरे शरीर में कहीं भी आंत में खून घुस जाए या लीवर में खून चला जाए, ऐसा नहीं है कि पूरे उसी में खून में डूबे हो, ऐसा नहीं। नालियों के द्वारा खून का जब प्रवाह होता है तो क्लोज्ड, और जब शरीर के अंदर भर दिया जाए उसको और अंग उसमें डूबते हों तो वो कहलाता है। तो परिवहन तंत्र जो होता है इसमें खुला प्रकार का होता है। छठवां महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बता दें कि एपिडर्मिस में यानी बाह्य त्वचा में
एपिडर्मिस की तंत्रिका कोशिकाएं, याद करिएगा इसको, थोड़ा सा ये कठिन है बिन। तंत्रिका कोशिकाएं ग्राही अंगों की तरह या इसी को कहते हैं रिसेप्टर आर्गन की तरह कार्य। मतलब चमड़ी को यदि छुआ तो यहां पर तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, ये सीधे ब्रेन को मैसेज करती हैं। जैसे ये वाला जंतु हमने आपको दिखाया, तो यदि इस जंतु के बाहरी त्वचा को आपने टच किया तो ये टच पूरा सेंस जो है इसके ब्रेन को चला जाएगा और इसको पता लग जाएगा कि किसी ने आपकी बॉडी को टच किया, ये तुरंत यहां से बॉडी को हटा देगा। तो ये संवेदनाओं को ग्रहण करने का काम करता है एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस में तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जो संवेदनाओं को ग्रहण करके मस्तिष्क को उसके अनुरूप कार्य करने का हुक्म देती हैं। दूसरा 7वां महत्वपूर्ण पॉइंट, इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही जंतु में नहीं होते, यानी अलग अलग जंतुओं में होते हैं। तो इनको ये लिखा जा सकता है, ये जीव यूनिसेक्सुअल है। चलिए, और अंतिम पॉइंट हेमिकार्डेटा का लिख करके और हेमिकार्डेटा को विस्तार से उस जंतु के बारे में आपको दिखाएंगे जिस जंतु में बैलेनोग्लासस और सेफेलोडिस्कस महत्वपूर्ण है, उनको दिखा करके और फिर कार्डेटा की बात करेंगे। 8वें पॉइंट में हम लिख रहे हैं कि रेस्पिरेशन जो होता है, इसमें श्वसन जो होता है, रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा होता है। माने यहां लंग नहीं है, क्यों कि हमने पहले ही कह दिया है कि ये समुद्री हैं, समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, समुद्र में पानी है, वहां फेफड़ा काम नहीं करेगा, तो उसके लिए गिल्स होता है। तथा यदि मान लीजिए ये समुद्र से बाहर लेवल पर आ गए तो क्या करते हैं, ये जीव अपनी त्वचा का इस्तेमाल करते हैं और त्वचा को गीली करके वहां से ऑक्सीजन को सोखते हैं। तो लिख लेते हैं, तथा बॉडी सरफेस से भी श्वसन का कार्य पूर्ण किया जाता है। तो इस पन्ने में हमने 4 और महत्वपूर्ण पॉइंट बताए। डाइजेस्टिव सिस्टम इसका पूर्ण विकसित होगा, इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम पूरी तरह से खुले प्रकार का होगा, एपिडर्मिस इसके सेंस को ग्रहण करेगी, उस सेंस के नीचे तंत्रिका कोशिका होगी, तंत्रिका कोशिका इस सेंस को लेगी और आगे बढ़ाएगी। ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, अर्थात मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग जंतुओं में होंगे, रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा होगा तथा बॉडी सरफेस में भी श्वसन का कार्य पूर्ण किया जा सकता है। अब बॉडी सरफेस से कैसे होगा, उसकी स्किन को गीला करके या स्किन से ऑक्सीजन को सोख करके रेस्पिरेशन की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। आइए उस जंतु को दिखाते हैं। ये रहा वो जंतु, ये जंतु कहलाता है बैलेनोग्लासस। याद करिए, बैलेनोग्लासस। ये हेमिकार्डेटा का, 2 जंतुओं का उदाहरण हमने दिया है, दोनों को याद रखिएगा। हेमिकार्डेटा का ये बहुत बड़ा उदाहरण, इसमें आधा कार्डेटा के लक्षण होंगे और आधा नॉन कार्डेट के लक्षण। ये देखिए, इसका ये हेड वाला रीजन, ये गले वाला रीजन है, और ये फिर यहां से कुछ दूरी तक इसमें वर्टिब्रल कॉलम या मेरुदंड पाया जाता है, कुछ ही दूरी, आगे फिर नहीं होता। ये ट्रंक वाला रीजन है, यानी पेट वाला रीजन है, और फिर ये टेल वाला रीजन है, ये पॉइंटेड टेल होती है, ये समुद्र में पाए जाते हैं।
सिर्फ यहाँ पर आपको ये देख लेना है कि ये बेलनो ग्लासेस का चित्र है, इसमें मेरुदंड कहाँ तक उपस्थित है, कार्डेटा के कौन कौन से लक्षण इसमें विकसित होते हैं। प्रोबोसिस आगे वाला हिस्सा कहलाता है, गले वाला हिस्सा कलर होता है, मेरुदंड आधी दूरी तक होती है, इसके बाद ट्रंक वाला रीजन होता है, फिर हेपेटिक रीजन होता है। ये सारी रचना आपको समझ। तो यहीं पर समाप्त करते हैं हेमिकार्डेटा को और आते हैं अब कार्डेटा की ओर। बहुत महत्वपूर्ण फाइलम जिसमें आप आते हो, आज उन्हीं लक्षणों के बारे में बात करेंगे। कार्डेटा सबसे महत्वपूर्ण, यूपीएससी में सवाल पूछा गया कि कार्डेटा शब्द को किस वैज्ञानिक ने स्थापित किया और वो सन कौन सा था। तो पहला पॉइंट कार्डेटा के बारे में लिखते हैं कि कार्डेटा की स्थापना बाल्फोर ये वैज्ञानिक का नाम है, याद कर लीजिएगा, बाल्फोर नामक वैज्ञानिक ने सन 1880 में किया था। यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। कार्डेटा फाइलम की जो स्थापना है या नाम का ये ओरिजिनलिटी है, ये 1880 में बाल्फोर नामक वैज्ञानिक ने की। चलिए दूसरा महत्वपूर्ण, अब आपके लक्षण यहाँ दिखने लगेंगे। अब इन लक्षणों को याद करने की जरूरत नहीं होगी। इस संघ के, इस फाइलम के जंतु अत्यधिक विकसित होते हैं, ज्यादा ही होशियार होते हैं। अत्यधिक विकसित होते हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। या बहुत अधिक विकसित होते हैं। अब यहां पर किडनी भी आ गई, लीवर भी आ गया, डाइजेशन का भी प्रक्रिया हो गई, सर्कुलेटरी भी, सारे के सारे ऑर्गन कार्डेटा में आपको मिलेंगे। तीसरा जो महत्वपूर्ण लक्षण है जो आप सब में है कि आपके रीढ़ की हड्डी है, उसी बात को हम लिखने जा रहे हैं कि इसमें वर्टिब्रल कॉलम या मेरुदंड पाया जाता है। अब मेरुदंड करता क्या है, आप अपने में अंदाजा लगाइए। मेरुदंड का काम, जो बॉडी को सहारा देता है। मान लीजिए वर्टिब्रल कॉलम ना हो, मेरुदंड ना हो, तो आप अमीबा जैसे घिसटोगे, बुचुर पुचुर रहेगा शरीर। तो वर्टिब्रल कॉलम का पाया जाना कार्डेटा का बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है और इस लक्षण के कारण ही मनुष्य सहारे या खड़ा हो सकता है, स्थिर हो सकता है। तो ये तीसरा महत्वपूर्ण, यही वर्टिब्रल कॉलम इसको सपोर्ट करता है। चौथा एक महत्वपूर्ण कारण बताएं आपको, कार्डेट के 3 बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है, उसको आगे हम विस्तार से आपको समझाएंगे। ये जो हमारे रीढ़ की हड्डी पीछे जाती है ना, इसी रीढ़ की हड्डी के पास एक ब्रेन से गुजरती हुई एक और नर्व यहां से गुजर, एक और डंडा यहां से गुजरता है। दिमाग को से जोड़ता हुआ एक नर्व यहां से गुजरती है। इसीलिए कभी किसी के पीठ पर जोर से नहीं मारना चाहिए, क्योंकि पीठ तो टूटती है, साथ में उसके दिमाग पर भी गलत असर पड़ता है, बहुत तेज असर पड़ता है। कुछ लोग को पीठ टूट जाने के बाद दिमाग खराब। चौथा पॉइंट हम आपको बता रहे हैं कि मेरुदंड के पास, मेरुदंड के पास ही डॉर्सल नर्व कार्ड
पृष्ठ, हिंदी लिख लीजिएगा, पृष्ठ तंत्रिका रज्जु भी पाई जाती है। यह दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण। रीढ़ की हड्डी के पास ब्रेन का भी कंट्रोल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रीढ़ की हड्डी आपको सपोर्ट कर रही है, रीढ़ की हड्डी के साथ साथ एक और नाली गुजरती है जहां से आपके ब्रेन को कंट्रोल किया जाता है। आपको याद होगा प्रेगनेंसी के समय जिस महिला का ऑपरेशन होना होता है, ऑपरेशन से उसके बच्चे को निकालना होता है, तो इंजेक्शन जो है पीठ में ठोकते हैं। पीठ में ठोकने का मतलब इसी डार्सल नर्व कार्ड में लगाते हैं, और डार्सल नर्व कार्ड ब्रेन को सुस्त करता है, सुला देता है, तो ऑपरेशन पता नहीं लगता। तो ये डार्सल नर्व कार्ड की उपस्थिति, चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट आपको बताते हैं, इसमें परिवहन तंत्र, इसमें इन सभी पॉइंट का चित्र से विस्तार से हम आगे आपको समझाएं। इसमें परिवहन तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद प्रकार का होता है। यानी क्लोज्ड, बंद प्रकार का परिवहन तंत्र होता है। और तीसरा एक, अभी दो उधर प्रमुख लक्षण बताए, एक तो बताया कि इसमें वर्टिब्रल कॉलम का पाया जाना, और एक बताया मेरुदंड के पास डार्सल नर्व कार्ड का पाया जाना, और एक और प्रमुख लक्षण है जिसको चित्र के माध्यम से भी आगे हम समझाएंगे। छठवें पॉइंट में हम लिखने जा रहे हैं कि कार्डेटा फाइलम के जंतुओं में एक विशेष रचना होती है, वही लिखने जा रहे हैं। फायरेंजियल गिल स्लिट्स। फेरेंजियल का मतलब फेरिक्स वाले रीजन में। आप हमारा चेहरा देखिए इधर, या ये फेरेंजियल रीजन है, तो फेरिक्स वाले रीजन में गिल्स जैसी रचना पाई जाती है, भले वो लार्वा की कंडीशन में हो, यानी जब बच्चा पैदा हो रहा हो या पेट में हो, तो उस समय ये स्लिट होगी जरूर। ये कार्डेटा का भी ये लक्षण है। तो कार्डेटा फाइलम के जंतुओं में फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाई जाती हैं, जो वयस्कों में, यानी जब बच्चा बड़ा हो जाए, वयस्कों में जबड़ों को या जांच को सहारा देती है। ये पॉइंट भी याद करिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो कार्डेटा के तीन लक्षण, पीछे वाला डंडा, डंडे के अंदर डार्सल नर्व कार्ड, और फिर फेरेंजियल गिल। ये तीन लक्षण कार्डेटा के प्रमुख लक्षण हैं। किसी भी कार्डेटा को कभी आपसे पूछा जाए, तीनों लक्षण याद किए रहना। पीछे का डंडा होगा, डंडे के अंदर एक ब्रेन वाला हिस्सा होगा डार्सल नर्व कार्ड, पृष्ठ तंत्रिका रज्जु, और फेरेंजियल गिल स्लिट। सातवां एक पॉइंट बता दें आपको कि कार्डेटा के जंतु पूर्ण विकसित होते हैं। देख लीजिए, आप अपना उदाहरण लीजिए, पूर्ण विकसित है, पूर्ण विकसित होती है। तथा ये भी लिखिएगा, तथा नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम, सभी
विकसित अवस्था में। तो इस पन्ने में हमने 3 बातें आपको बताई कि इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम बिल्कुल क्लोज होगा। ऐसा नहीं है कि जा करके किसी गड्ढे में भर जाएगा और गड्ढे से फिर जो है शरीर के अंग उसी में डूब डूब कर ब्लड को ग्रहण करेंगे। ये बिल्कुल पाइपलाइन से जाएगा। कार्डेटा फाइलम के जंतुओं में फेरेंजियल ग्लैंड्स होंगी जो वयस्क में जबड़ों को सहारा देती हैं। कार्डेटा के जंतु पूर्ण विकसित होते हैं तथा नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम ये सब विकसित अवस्था में पाए जाते हैं। एक महत्वपूर्ण पॉइंट, 9वां पॉइंट आपको बता दें, यह भी सवाल पूछा गया, क्या कार्डेटा संघ के जंतु बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, द्विपार्श्व सममित होते हैं? बिल्कुल आपका जवाब होगा हाँ। इस संघ के जंतु बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी इस संघ के जंतुओं को 20 से लंबाई से फाड़ दिया जाए तो 2 बराबर भाग इसके हो जाएंगे। तथा इसमें 10वां पॉइंट नोट करिएगा, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है कि जो सेल्स का निर्माण होगा, जैसे ये स्किन है तो ये जो सतह का निर्माण होगा ये 3 सतहों से ये शरीर को निर्मित करते हैं। बाहर की ओर जो सतह होती है वो एक्टोडर्म कहलाती है, बीच की जो सतह होती है वो मेसोडर्म कहलाती है और जो अंदर की सतह होती है वो एंडोडर्म कहलाती है। कितने हुए सतहें? 1, 2, 3। इसीलिए इसको बोला जाता है ट्रिप्लोब्लास्ट। एक्टोडर्म भी है, मेसोडर्म भी है, एंडोडर्म। 11वां पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट है कि शरीर के अंदर गड्ढा होगा, इसी गड्ढे के अंदर सारे ऑर्गन होंगे। तो क्या ये कहा जाए कि कार्डेटा के संघ के जंतु सीलोमेट प्राणी है, सीलोम पाया जाएगा? बिल्कुल आपका जवाब यहां भी सही आएगा। यह भी सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, याद रखिएगा। सीलोम उपस्थित होता है। अर्थात ये सीलोमेट प्राणी और 12वां अंतिम पॉइंट कार्डेट का इस पन्ने पर, इसके प्रमुख उदाहरण क्या हो सकता है? इसके प्रमुख उदाहरण मछली हो सकती है, छिपकली हो सकती है, मेढक हो सकता है, चिड़िया हो सकती है, और लास्ट में अपना अपना नाम लिख लीजिएगा। तो इसके प्रमुख उदाहरण हैं मछली, छिपकली, मेढक, चिड़िया। इस संघ के जंतु इस पन्ने में बताया बायलैटरली सिमेट्रिकल होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, सीलोम उपस्थित होगा और अर्थात ये सीलोमेट प्राणी होंगे। इनके प्रमुख उदाहरण मछली, छिपकली, मेढक, चिड़िया और आग। अब जो ये बातें हमने इस पन्ने में बताई कि इसका परिवहन तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड होगा, कार्डेटा फाइलम के जंतुओं में फेरेंजियल स्लिट्स होंगी, कार्डेटा पूर्ण विकसित होगा, तथा ये बताया कि कार्डेटा में रीढ़ की हड्डी होगी, रीढ़ की हड्डी के पास डार्सन नर्व कार्ड होगा। इन सभी चीज़ों को आगे हम विस्तार से चित्र के द्वारा आपको बता दें। ये देखिए, हमने लिखा फाइलम कार्डेटा को एक कार्डेट का
जो एनिमल है उसमें प्रमुख रूप से 4 विशेषताएं जरूर, ये लिखा 4 स्पेसिफिक कैरेक्टर होगा और चारों को चित्र पर दिखाया भी है। पहला डार्सल, डार्सल माने पृष्ठ, वेंट्रल माने प्रतिपृष्ठ। पृष्ठ हमारा हाथ देखिए आप, आपको पृष्ठ और प्रतिपृष्ठ समझ में है। हाथ का ये वाला हिस्सा ये कहलाता है पृष्ठ और इधर इधर वाला हिस्सा कहलाता है प्रतिपृष्ठ। तो डार्सल, ये तो डार्सल साइड में एक गड्ढेदार नर्व कार्ड पाया जाएगा जिसको उधर हमने क्या लिखा है, डार्सल नर्व कार्ड। याद आया? आ गया। दूसरा पॉइंट है नोटोकार्ड। नोटोकार्ड जिसकी हिंदी होती है मेरुदंड। याद करिए। तो दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण आ गया कि साहब सपोर्टिंग रॉड दैट रन्स थ्रू द बॉडी बिलो द नर्व कार्ड। मतलब ये चित्र में ये बता रहा है, ये जरा ध्यान से देखिए, इस चित्र को देखिए। ये जंतु है, लार्वा की अवस्था में छोटा जंतु है। इसमें सबसे ऊपर ये आप देख रहे हैं नीली वाली, ये वाली लाइन सबसे ऊपर, ये जो है नर्व कार्ड कहलाती है। कहां से कहां गई? माउथ से शुरू किया, ध्यान करिए, ये माउथ वाला हिस्सा है, कहां तक गई? पूंछ तक गई। उसी के जस्ट नीचे ये रीढ़ की हड्डी है, ये देखिए, ये लाल वाली, ये वाली रीढ़ की हड्डी दिख रही है। तो ये कार्डेटा का दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण। तीसरा महत्वपूर्ण लक्षण पूंछ का होना जरूरी है। ये कार्डेटा की भी पहचान है। आप लोग अपना देखिए, पूंछ है आपको, देखो जरूर होगी। अब चूंकि पूंछ का उपयोग नहीं रहा इसलिए धीरे धीरे ये पूंछ समाप्त हो रही, लेकिन पोस्ट एनल टेल का होना जरूरी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और चौथा अंतिम पॉइंट, ये गिल स्लिट्स माउथ के पास, ये कहलाती है गिल स्लिट्स। देखा, ये गिल स्लिट्स बाद में भविष्य में जब ये जंतु वयस्क हो जाएगा या एडल्ट की कंडीशन में आएगा तो ये जबड़े को सहारा देंगे। तो कार्डेटा के ये लक्षण पक्का पूछे जाएंगे, पक्का मानिए। ये चारों के चारों लक्षण आपको याद रहने चाहिए कि डार्सल हाइलोन नर्व कार्ड होगा, जो हमने चित्र में आपको ऊपर दिखा दिया। फिर इसके बाद वर्टिब्रल कॉलम होगा, फिर इसके बाद पोस्ट एनल टेल होगी और फेरेंजियल गिल। तो ये कार्डेटा के इन लक्षणों को याद रखिए। फिर इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात, उधर हमने कहा था कि आपको ओपन या खुला परिवहन तंत्र और बंद परिवहन तंत्र कैसे समझा दें, ये भी आज बात हम आपको समझा दें। ये देखिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ध्यान से देखिए, जब हम यहां पहुंचे ओपन वाले, ओपन की हिंदी होती है खुला। अब मान लो ये हार्ट है, मान लो थोड़ी देर के लिए इसको हार्ट मान लो, मान लिया। हार्ट क्या करता है? ब्लड की सप्लाई करता है। मान लो इस हार्ट ने सप्लाई किया, अब ये सप्लाई में ये पतली पतली फाइन ब्रांच हो गई ना, ये देखो। तो ये फाइन ब्रांचिंग जो है, जरा ध्यान से देखना, यहां की फाइन ब्रांचिंग देखना, यहां ये फाइन ब्रांचिंग आपस में टूटी हुई है ना, और ये फाइन ब्रांचिंग आपस में जुड़ी हुई है। ये अंग है, पीला वाला जो आप देख रहे हो ये अंग है मान लो। जब ये ब्लड लेकर के गई तो इसके एंड वाले पॉइंट में पूरा का पूरा ब्लड जो है अंगों के ऊपर छोड़ दिया गया, और वहीं पर दूसरी कैपिलरी बनी हुई थी, तो उसने अंगों से अशुद्ध रक्त को लिया और फिर इस डायरेक्शन में दौड़ाती हुई फिर हार्ट में चली गई। बाकी रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती रहेगी। तो यहां पर ब्लड को शरीर के अंगों पर गिरना पड़ा, लेकिन यहां ध्यान से देखो, यहां शरीर के अंगों ने सोखा, इसने ब्लड को बाहर नहीं फेंका, यानी ब्लड को अंग के ऊपर डाला नहीं, अंग ने उस ब्लड को सोखा, अंदर लिया। तो ये ब्लड अंगों के ऊपर गिराया नहीं जाता, तब उसको कहते हैं क्लोज्ड। क्या नाली टूटी? नहीं टूटी, नाली नहीं टूटी। और यहां तो नाली टूट गई। जब नाली टूटी हुई कंडीशन में अंगों के ऊपर ब्लड को छोड़ दे
तो उसको कहते हैं ओपन। और जब अब अंग जो है वो पैक्ड अवस्था में रह आए और पैक्ड अवस्था में ब्लड का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन करते रहें, तो इसको क्लोज्ड। जरूर पढ़ लेना, याद रखना। लेकिन ये ओपन टाइप का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो मोस्टली इनवर्टिब्रेट में या अकशेरुकी में पाया जाता है, जिसको हम पहले पोरीफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटिहेलमिन्थेस, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा उधर जो पढ़े थे उनमें सब में ओपन और हम लोगों में क्लोज्ड होता है। इसीलिए यहाँ पर आस्टिया ओस्टिया लिखा है, यहाँ पर शुद्ध हार्ट लिखा है, देख लो। तो इस तरह का सर्कुलेशन जब होता है तो इसको क्लोज्ड, इसको ओपन। आगे भी लिख दिया, इसको भी पढ़ना। द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉमन टू द मोलस्क, एंथ्रोपोड्स। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पंप ब्लड into the hemocoel with the blood diffusing back to the circulatory system between cells। इसका काम है सिर्फ ब्लड को अंगों के ऊपर ले जाकर के पटक दे। इसका काम ऐसा नहीं है। ये कह रहा है द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, इन क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड इज पंप्ड बाय हार्ट थ्रू द वेसल्स एंड डज नॉट नॉर्मली फिल बॉडी कैविटी। ये अपने ब्लड को वहां छोड़ता नहीं है, वो अपने पाइप में भरे रहेगा, जिसको जरूरत हो सोख ले, तो इसको कहते हैं। अब बच्चों आ जाते हैं एमसीक्यू सेशन पर। यदि आपने पिछले वीडियो को बेहतरीन ढंग से पढ़ा होगा तो ये सवाल भी आपसे स्पीड से बनेंगे। चलें सवाल की ओर। दे सवाल पहले, आप तैयार? सवाल करने के बाद आप जब सेशन समाप्त हो जाए तो सेशन पर अपने उत्तर जरूर लिख करके हमें भेजा करें, भले गलत बने। अब हालांकि उत्तर का पहले प्रश्न देते हैं आपको और लास्ट वाला जब प्रश्न करा देते हैं उसके बाद सबका उत्तर बताते हैं, तो आप चेक तो कर सकते हो, पर जो आपने लिखा उसको एक बार हमें जरूर भेजा करो। भले गलत आपने सोचा, फिर हम आपको दूसरे तरीके से और बेहतर ढंग से पढ़ाने की उसमें कोशिश कर सकते। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना मत भूला करिए, लिखा जरूर करिए। तो चलें पहला सवाल दें आपको। पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। एक जीव का नाम लिख रहे हैं एंटीडॉन। एंटीडॉन किस फाइलम का सदस्य है? इसमें फाइलम आपको बताना है कि एंटीडॉन किस फाइलम का सदस्य है। नंबर ए प्रोटोजोआ का, नंबर बी एनिलिडा का, नंबर सी आर्थ्रोपोडा का और नंबर डी इकाइनोडर्मेटा। एंटीडॉन एक जीव है, ये किस फाइलम का सदस्य है ये आपको बताना है। प्रोटोजोआ का है, एनिलिडा का है, आर्थ्रोपोडा का है या इकाइनोडर्मेटा का है। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल आपके लिए है। इसको, इस प्रश्न को थोड़ा समझ कर करिएगा, बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया। देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं। पहले तो लिख लें, श्वसन या रेस्पिरेशन कई माध्यमों के द्वारा जीवों में होता है। यदि श्वसन की प्रक्रिया
टिनिडिया द्वारा हो तो यह निम्न में से हो तो यह निम्न में से किस फाइलम का सदस्य हो? ए प्रोटोजोआ, बी मोलस्का, सी आर्थ्रोपोडा एंड डी इकाइनोडर्मेट। श्वसन की प्रक्रिया हर एनिमल में अलग अलग होती है। यदि यह प्रक्रिया टिनिडिया के द्वारा हो रही है तो आपको यह बताना है कि जो आपको जीव दिया गया वो इस फाइलम का सदस्य होगा। तीसरा सवाल, कोमल शरीर वाले जंतु के कठोर खोल को निम्न में से क्या कहते हैं? ए सेल, बी सेल, सी बोथ एंड डी नन। यदि आपने पिछले वीडियो को बेहतर ढंग से पढ़ा होगा तुरंत आपसे जवाब बनेगा। चौथा सवाल, जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा फाइलम निम्न में से कौन सा है? ए आर्थ्रोपोडा, बी मोलस्का, सी पोरीफेरा एंड डी प्लैटीहेल्मिन्थेस। और आज का अंतिम सवाल, दिमाग या ब्रेन नहीं पाया जाता ये जंतु का नाम बताना है आपको। किस जंतु में ब्रेन नहीं पाया जाता? ए बैलेनोग्लॉसस, बी स्टारफिश, सी बोथ एंड डी। पांचवा सवाल आपको यह बताना है कि इन जंतुओं में किस में दिमाग नहीं पाया जाता?
क्या वो बेलिनोग्लासस है, क्या वो स्टारफिश है, क्या दोनों है, या तो ये 5वां सवाल रहा। अब इन सवालों का कुछ का जवाब आपको बता देते हैं। जरूरी नहीं कि आप सबका जवाब बताएं, पर दिमाग किस में नहीं पाया जाएगा। यहाँ से शुरू करें पहले सवाल से। आइए पहले सवाल पर हमने पूछा एंटीडान किस फाइलम का सदस्य है। तो आप बताइए एंटीडान किस फाइलम का सदस्य हो सकता है, आप बताइए। प्रोटोजोआ का है, एनिलिडा का है, आर्थ्रोपोडा का है, या इकाइनोडर्मेटा का है। इस प्रश्न का उत्तर आपको हम उस समय देंगे जब आप हमसे लाइव होंगे तब, क्योंकि आप लाइव कम आते हो तो इस सब कुछ तैयार यहाँ मिल जाए ये ठीक नहीं। उसी समय देंगे जवाब जब आप लाइव मिलोगे। दूसरा सवाल, रेस्पिरेशन कई माध्यमों के द्वारा जीवों में होता है। श्वसन की प्रक्रिया टिनिटिया के द्वारा हो तो यह निम्न में से किस फाइलम का सदस्य होगा। तो याद कर लीजिए ये सदस्य होगा। दूसरे सवाल का जवाब होगा ये सदस्य, आपको याद आता होगा, ये होगा मोलस्क। तीसरा सवाल, कोमल शरीर वाले जंतु के कठोर खोल को निम्न में से क्या कहते हैं। CELL है, SHELL है, बोथ है, नन है। तो CELL ये कोशिका कहलाती है, ये SHELL ये सेल या खोल कहलाता है। ये जवाब गलत है, ये जवाब सही है। चौथा सवाल है, जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है। तो सबसे बड़ा फाइलम तो आर्थ्रोपोडा है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा फाइलम हमने पूछा है, इसलिए इसका जवाब मोलस्क है। और अंतिम सवाल था, दिमाग किसमें नहीं पाया जाता, जिसमें ब्रेन का विकास नहीं हुआ था। इसका सही जवाब होगा स्टारफिश। तो ये 5 सवाल आपके लिए रहे। कैसा लगा सेशन ये जरूर आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। आपने पूरे सेशन को अटेंड किया, सवालों को किया, इसके लिए सभी बच्चों आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर एक दिन के गैप के बाद फिर नया वीडियो लेकर के कार्डेटा के क्लासिफिकेशन को लेकर के फिर हम आएंगे। फिर नया डिस्कशन होगा, फिर आपके सवाल होंगे। ठीक 6 बजे ये क्लास आपको लाइव आज मिलेगी। लाइव सेशन में जरूर मिलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, दोस्तों को बताइए, और फिर हम आपसे लाइव मिल पाए। तो सेशन को यहीं पर रोकते हैं। बाय बाय, नमस्कार।